हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पर हम कंडक्टर लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन दी स्फीयर होने वाला है। अभी तक कंडक्टर के अंदर हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जिसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल्फ एनर्जी के कंसेप्ट को सीखा था। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो रही हैं एंड आप हमारे सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो आपसे एक सिंपल सी और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देखने के बाद वीडियोस को लाइक ज़रूर करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने सिंसियर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज जितनी ज़्यादा ऑडियंस हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर गैदर होंगी, आपको वीडियोस की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा कि इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले। तो इस वजह से आपका काम सिर्फ ये होगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज कंटेंट की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। पढ़ने को बहुत कुछ है और पढ़ाने को बहुत कुछ है, और यहाँ पर हमें कोई स्क्रिप्ट तो लिखना नहीं है, कोई ड्रामा तो कर नहीं रहे हैं, कोई बकवास तो यहाँ पर कर नहीं रहे हैं जिससे कि हमें सोचना पड़े कि क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। बहुत कुछ है पढ़ाने को और पढ़ने को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी कंटेंट और ज़्यादा इस चैनल पर देखने को मिले, तो आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताऊं कि अभी हम एट प्रेजेंट कंडक्टर्स के ऊपर लेक्चर्स कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अभी तक 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है एंड साथ में हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत कुछ अपलोडेड है, तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत कुछ हेल्पफुल देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी फिज़िक्स को मेरे साथ कवर करें, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे सेपरेट कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जेई 2025 वालों के लिए आपको कोर्सेज फ़िलहाल देखने को मिलेंगे, जिसमें मैकेनिक्स जैसा वास्ट पोर्शन हमने सबसे पहले कंप्लीट किया। फिर ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये वाला जो पोर्शन है ये भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी फ़िलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हैं। तो अभी हमारा जो ऑनगोइंग कोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, और मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो तो मस्ट है, उसके बिना तो आपके टॉप लेवल की सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा नीडेड है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बट हाँ, अगर आप टॉप लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छे लेवल की मैकेनिक्स तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से कोई भी पोर्शन होगा, इधर वेव्स बोला जाए, एसएचएम बोला जाए, सबके लिए आपको मैकेनिक्स की नीड तो पड़ने वाली है। और मैकेनिक्स हमने सबसे कम समय में बहुत कुछ उसमें कवर किया है, बिल्कुल मतलब जितना पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा ही कवर किया है एट दी लीस्ट टाइम के अंदर हमने उसे कवर अप करने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई और बहुत ज़्यादा तेज़ चलाया है चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया है। तो आप एक बार जाकर मैकेनिक्स के कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्टिक्स, एसएचएम, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उससे आपको क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलने वाले हैं हर साल। तो उससे भी आप विद इन कोर्स ही आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और फिलहाल हमारा ऑनगोइंग कोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए अगेन। और जिस लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है, आई डोंट थिंक कि इंडिया पे इतना स्मूथ कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरली आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पढ़ाया जा रहा होगा, बट हम जिस स्मूथनेस के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, जिस क्वालिटी के साथ, जिस अरेंज्ड मैनर में चीज़ों को कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो। और फिलहाल लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं, एंड जैसे ही हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे और सिलेबस का हम पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ के अंदर जो इंक्लूड होगा उसके अंदर आप अलग अलग AITS के अच्छे सवाल, अलग अलग सोर्सेज से और भी अच्छे सवाल जो कि हम लेक्चर के अंदर कंसिडर नहीं किए हैं, उससे भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो आपको जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक
टॉप नॉच बच्चे बनने के लिए वो आपको हमारे इस कोर्सेज के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐप को जाकर डाउनलोड कीजिए और जाकर एक बार हमारे कोर्सेज को चेकआउट करके देखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो पर और टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अभी तक हमने सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लिया और आपको याद होगा कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या डिस्कशन किया था। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में हमने बात किया था कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए खुद के चार्ज जो उसको अपोज कर रहे हैं उसके लिए जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट वाज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। और अलग अलग बॉडी के लिए हमने सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट भी कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर पे हम इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए एक ये स्फीयर रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें क्यू चार्ज हमने ऐड किया है, क्यू चार्ज हमने इस पे ऐड किया है और साथ में यहाँ पर मान लो एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, साथ में एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ये एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। तो अब मुझे बताइए इस सिस्टम को फ्रेम करने के लिए भी तो वर्क करना पड़ा होगा, इस सिस्टम को फ्रेम करने के लिए भी तो वर्क करना पड़ा होगा। कैसे वर्क करना पड़ा होगा सर? बिकॉज हमें पता है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए ये क्यू और ये क्यू, ये पूरे चार्जेस पहले इन्फिनिटी पे थे, ऐसा मान सकते हैं, ये पूरे चार्जेस इन्फिनिटी पे थे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हम वन बाय वन इस क्यू के छोटे छोटे पोर्शन को टुकड़ों पे बांटते हुए जब इस शेल के ऊपर डालने की कोशिश किए तो क्या वर्क करना पड़ा? शेल के अंदर जब डालने की कोशिश किए तो क्या वर्क करना पड़ा? इसके सेल्फ एनर्जी के इक्वल वर्क करना पड़ा, इसके सेल्फ एनर्जी के इक्वल वर्क करना पड़ा। और फिर हम इस क्यू को जब यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, इस क्यू को जब हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस स्फीयर के फील्ड के अगेंस्ट आपको इस क्यू चार्ज को लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खुद को फ्रेम करने के लिए वर्क तो करना ही है, साथ में उसके आसपास सराउंडिंग में जो और भी सोर्सेज रखे हुए हैं चार्ज के वो भी उसे अपोज करेंगे, तो उसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो किसी दूसरे सोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं तो ये जिस फॉर्म पे स्टोर होता है दैट एनर्जी का फॉर्म इज कॉल्ड योर इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। उसे ही हम इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर देखें तो उसके पास सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि खुद के चार्ज के अगेंस्ट बनाने के लिए काम करना पड़ा, और साथ में जब आप इस क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो इस क्यू चार्ज को लाने के लिए आपको इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, एंड दैट इज व्हाट द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज। यही आपका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलिए वन बाय वन अब कोशिश करते हैं कि अलग अलग शेप की वजह से इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें एंड फिर उसको अलग अलग प्रॉब्लम पे यूज़ करने की भी कोशिश करेंगे आज के ही इस क्लास पे। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हम कोशिश करना चाहेंगे कि इस सिस्टम का ओवरऑल एनर्जी लिखें, इस सिस्टम का ओवरऑल एनर्जी लिखें। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ? ओवरऑल एनर्जी हुआ क्या? किसी भी सिस्टम का ओवरऑल एनर्जी होगा क्या? ओवरऑल एनर्जी होगा सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। दिस इज दी ओवरऑल एनर्जी। ये कैसे हुआ सर? बिकॉज आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए क्या वर्क करना पड़ा, और उसके लिए आप सारे चार्जेस को पहले इन्फिनिटी पर भेज दो। तो जैसे ये जो सिस्टम बना है इसको बनाने के लिए क्या वर्क करना पड़ा, तो उसके लिए मैंने पहले पूरे क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दिया और इस स्मॉल क्यू को भी इन्फिनिटी पे रख दिया। अब क्या करेंगे? वन बाय वन, अब क्या करने वाले हैं? वन बाय वन चार्जेस को लाएंगे और जहां पर ये फाइनली सिचुएटेड है वहां पर रखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इस क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो क्यू बहुत बड़ा चार्ज है, तो हम स्मॉल स्मॉल चार्ज में उसे ब्रेक कर रहे हैं, और छोटे छोटे चार्ज को जब हम ला रहे हैं कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से इस शेल के ऊपर
इन्फिनिटी से शेल के ऊपर जब ला रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि खुद के चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आ चुके हैं शेल के ऊपर चार्जेस, उसके अगेंस्ट आपको DQ चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है दैट वर्क इज नथिंग बट दी सेल्फ एनर्जी। ये जो है वही सेल्फ एनर्जी कहला रहा है। और साथ में फिर जब आप इस Q को लाएंगे तो आपने यहाँ तक पूरे Q चार्ज को ले आया और जो वर्क करना पड़ा दैट वाज सेल्फ एनर्जी। बट अभी यहाँ पर सिस्टम पर एक Q चार्ज जो है जो कि यहाँ से यहाँ आना चाहता है, ये बचा हुआ है। अब जब आप इसको यहाँ से इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इन दैट केस आप क्या देखेंगे कि आपको इसके फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा। तो ये जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क विल बी दी इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करना है, अगर कभी भी निकालना है तो सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी दोनों को ऐड कीजिए, दैट विल बी दी टोटल एनर्जी। यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ अच्छी तरह से आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर और अब इस बेसिक एग्जाम्पल को उसी कंसेप्ट के थ्रू सोचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो कैसे लिख सकते हैं। अगर टोटल एनर्जी लिखना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इट विल बी the sum of सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। ये सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी का सम ही होने वाला है आपका टोटल एनर्जी। तो ये एनर्जी स्टोर कहाँ है, ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, ये एनर्जी स्टोर्ड है इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही स्टोर्ड है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ एनर्जी डेंसिटी होती है। अगर आपको इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज है तो आप इस टोटल एनर्जी को दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए। और साथ में आपके पास दूसरा वे है कि आप सेल्फ प्लस इंटरैक्शन के थ्रू भी निकाल पाए। तो आपको ये जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो निकालने के लिए पहला अप्रोच ये हो सकता है और दूसरा अप्रोच यूजिंग एनर्जी डेंसिटी भी कर सकते हैं। आप यूजिंग एनर्जी डेंसिटी भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर पे कि सेल्फ एनर्जी को हमने कैसे एनर्जी डेंसिटी के थ्रू देखा था, उसी तरह आज इंटरैक्शन प्लस सेल्फ को भी आप एनर्जी डेंसिटी के थ्रू देख सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये जो सिस्टम बना हुआ था, अब इसमें हर एक पॉइंट पर अगर मैं फील्ड लिख पा रहा हूँ तो ये छोटा सा वॉल्यूम, मान लो मैंने डी टाओ यहाँ पर लिया, एक छोटा सा वॉल्यूम डी टाओ लिया, तो यहाँ पर होने वाली एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होने वाला ई नेट क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अब सिस्टम ऑफ चार्ज है, इधर भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से जो नेट फील्ड बना है उसमें एनर्जी स्टोर है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डी टाओ, दिस विल बी द एनर्जी एट दिस स्मॉल स्पेस। इस स्मॉल स्पेस पे ये एनर्जी स्टोर्ड है। और ऐसे ही अगर आप जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी निकालते हैं और अगर आप उसका समीशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी एंड दिस टोटल एनर्जी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी एंड इंटरैक्शन एनर्जी। बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए तो सबसे पहले इस टोटल सिस्टम की एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग दोनों मेथड की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूजिंग एनर्जी अप्रोच। तो पहले एनर्जी अप्रोच के थ्रू देखते हैं एंड फिर हम सेल्फ और इंटरैक्शन के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग एनर्जी अप्रोच। तो एनर्जी अप्रोच के थ्रू अगर देखें तो बहुत आसान है। अब आपको फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये Q है तो ये माइनस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया और बाहर पे प्लस 2Q हो गया। ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे मैंने Q चार्ज रखा है, इसकी वजह से एक माइनस Q इंड्यूस हुआ और फिर साथ में बाहर के सरफेस पे प्लस 2Q चार्ज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताइए इस जगह पर जो फील्ड है, अगर एनर्जी डेंसिटी के थ्रू सोचें तो इस छोटे से वॉल्यूम पर फील्ड निकाल सकते हैं।
बिकॉज यहाँ पर जो फील्ड है वो तो आप समझ रहे हैं कि इस स्फीयर की वजह से जो फील्ड है वही होने वाला है। आउटर स्फीयर तो अंदर पे फील्ड बनाएंगे नहीं, तो ऐसा ही कुछ फील्ड है। अगर आप यहाँ पर सोचें तो इसकी वजह से ही फील्ड है। तो इस फील्ड की एनर्जी, इस जो फील्ड की वैल्यू है वो एक तरह से KQ/R वाला ही फॉर्म है। अगर आप सोचें तो ये R हुआ, तो ये जो फॉर्म है फील्ड का वो KQ/R² वाला ही फॉर्म है। और अगर KQ/R² वाला फॉर्म है तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि एनर्जी के लिए आपका क्या एक्सप्रेशन आने वाला है। याद कीजिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छी तरह से सीखा था कि एनर्जी के लिए आपके पास जो फॉर्म आएगा, कहाँ से कहाँ देख रहा हूँ अभी मैं, अभी R से 2R के बीच में देख रहा हूँ। तो R से 2R के बीच में कौन सी फील्ड है? KQ/R² वाला ही फील्ड है। और KQ/R² वाले फील्ड होने की वजह से आप क्या लिखेंगे? KQ²/2 R इनिशियल बाय R फाइनल। देख लीजिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात किया है। मैं ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने आपको वहाँ पर याद रखने को कहा था। तो आप एक बार जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि ये मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ। और ये आप समझ रहे होंगे, ये मैंने एनर्जी कहाँ तक की लिख ली है? ये मैंने एनर्जी लिख ली है बिटवीन R to 2R, R से 2R के बीच में ये एनर्जी लिख ली है। फिर साथ में और क्या है? और भी कहीं फील्ड है क्या? बिल्कुल है, ये बाहर भी फील्ड है। अब बाहर किसका फील्ड है? बाहर इस 2Q का फील्ड है। और फिर से किस फॉर्म पे? KQ/R² वाली ही फील्ड है, बाहर भी KQ/R² वाली ही फील्ड है। और अगर KQ/R² वाली फील्ड है तो अगेन इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब जो सेकेंड टर्म बनेगा इसमें, प्लस सेकेंड टर्म बनेगा जो कि एनर्जी कहां से कहां स्प्रेडेड है? 2R से लेकर इंफिनिटी तक। और किसका फील्ड है? 2Q का फील्ड है। इस वजह से क्या लिखेंगे? K × 2Q/2R, सॉरी बाई 2, ये स्क्वायर लिखता हूं 1/2R R इनिशियल माइनस 1/इंफिनिटी। देख लीजिए कैसे लिख रहा हूं, बहुत इजीली समझ रहे होंगे आप। अच्छा, तो ये हो गया बिटवीन 2R to इंफिनिटी, बिटवीन 2R to इंफिनिटी ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहां से आप टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। तो U टोटल विल बी KQ²/2R माइनस KQ²/4R। देख लीजिए KQ²/4R, और फिर यहाँ से प्लस ये कुछ हो रहा है KQ², नीचे 4 बन रहा है, ऊपर भी 4 बन रहा है, तो KQ²/R। चेक कीजिए एक बार, ये 4 हुआ, नीचे भी 4 हुआ, कैंसिल होता है। तो ये कुछ टर्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ओवरऑल फाइनल लिखें तो U टोटल विल बी KQ²/4R प्लस KQ²/R। ऐसे दो टर्म्स में छोड़ देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगा? ये मैंने किसको यूज करते हुए किया? ये मैंने यहाँ पर यूज किया है एनर्जी डेंसिटी को। एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी लिखी है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी ऐसी है। अब ये टोटल एनर्जी आई क्यों है? ये टोटल एनर्जी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ा है उसकी वजह से ही फील्ड पे स्टोर हुई है। तो चलिए, अब बनाने के लिए जो वर्क करना है वो दो तरह के वर्क हुए हैं। एक खुद को बनाने, खुद के चार्ज के अगेंस्ट वर्क, और एक जो सराउंडिंग में चार्ज है उनके अगेंस्ट वर्क, मतलब सेल्फ एनर्जी एंड इंटरैक्शन एनर्जी। These will be the two kind of energy, and the sum of these two energy will be the total energy that we have calculated here using the energy density approach. ठीक है, चलिए तो अब सेकेंड अप्रोच पे आते हैं। और सेकेंड अप्रोच पे नाउ यूजिंग सेल्फ एनर्जी एंड इंटरैक्शन एनर्जी कंसेप्ट, सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी के कंसेप्ट को सोचते हुए सेम उसी चीज़ को डील करेंगे। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोचना है सिस्टम को 1 by 1 बनाने के लिए क्या वर्क करनी पड़ी होगी। तो सबसे पहला वर्क आप इससे खुद के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा? ये इससे बनाने के लिए खुद के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा? सेकंड। और तीसरी चीज इसको खुद के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा? इसे खुद के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा? और तीसरी चीज
जब आप इसे ला रहे हो चार्ज को तो इसके अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा, ऐसा ही है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले शेल को बना लेते हैं। तो छोटे वाले शेल को बनाने के लिए जिसका रेडियस है r, इस पे आप q चार्ज डाले हो तो खुद के चार्ज के अगेंस्ट वर्क किए, क्या वर्क हुआ, k q स्क्वायर बाय 2r। देख लीजिए ये क्यों लिख रहा हूं, ये सेल्फ एनर्जी का रिजल्ट है, लास्ट लेक्चर में डिराइव किए, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल ऐसे यूज किए छोटे वाले शेल के लिए। अब क्या करते हैं, बाहर वाले को भी खुद के अगेंस्ट क्या लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसका सेल्फ, तो के उस पे कितने चार्ज लाए, देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर भी लेंगे तो क्या होगा -q और बाहर पे 2q। आपको सरफेस पे नेट चार्ज देखना होता है, सरफेस पे नेट चार्ज कितना आया है, नेट चार्ज इस सरफेस पे अगर आप सिंसियरली देखें तो q ही है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ q को ही देखना था, डिस्ट्रीब्यूशन की फिलहाल नीड नहीं थी। तो क्या लिखेंगे, k कितने चार्जेस को लाए हैं, q स्क्वायर बाय 2 और उसका रेडियस क्या है शेल का, 2r। देख लीजिए दिस इज दी सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ आउटर शेल, आउटर शेल का ये सेल्फ एनर्जी हुआ। अब बचता है इनके बीच का इंटरैक्शन, मतलब आपने इसको बना लिया था और अब आप जब दूसरे को बना रहे हो, जब दूसरे शेल को बना रहे हो, देखो इंटरैक्शन को अच्छी तरह से समझिएगा। आपने एक शेल को ऑलरेडी बना लिया है और दूसरा शेल बना तो हुआ है बट इस पे अभी चार्ज नहीं है, अभी इस पे चार्ज नहीं है, बट 1 बाय 1 चार्ज ला रहे हो तो खुद के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, बिकॉज वर्क जो है वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो खुद के अगेंस्ट इसने जो खुद के चार्जेस अपोज कर रहे हैं, इस पे जो क्यू चार्जेस आ चुके हैं वो जो अपोज कर रहे हैं उसके कारण जो वर्क करना पड़ा वो सेल्फ के अंदर आ गया। बट जब आप इस पे चार्जेस ला रहे हो 1 बाय 1 तो इसके फील्ड के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ा है, इसके फील्ड के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ा है, तो दैट वर्क इज योर इंटरैक्शन एनर्जी। और इंटरैक्शन एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, इसके अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा, इसके अगेंस्ट वर्क करने के का मतलब है कि इसके अगेंस्ट कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, कहाँ पर फाइनली लाएंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी से लाएंगे और यहाँ पर फाइनली पुश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसने अंदर वाली ने जो प्लस क्यू के चार्जेस हैं वो यहाँ पर क्या पोटेंशियल बनाया था 0 और यहाँ पर क्या पोटेंशियल इसने बनाया है के क्यू बाय 2r, ये इसने पोटेंशियल बनाया है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपने कितने चार्ज को लाने हैं, पूरे कैपिटल क्यू चार्ज को लाना है। तो इस वजह से जो वर्क करना पड़ा है अंदर वाले शेल के अगेंस्ट वो कैसे लिख सकते हैं, अंदर वाले शेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी 2 पॉइंट में चार्जेस शिफ्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने चार्ज को आप ला रहे हो। तो आप कितने चार्ज को ला रहे हो, क्यू चार्ज को ला रहे हैं और किस पोटेंशियल डिफरेंस पे, आप कुछ इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ला रहे हो, बिकॉज इसने यहाँ पर क्या पोटेंशियल क्रिएट किया है, कुछ ये पोटेंशियल क्रिएट किया है। इस वजह से जो तीसरा टर्म है दैट इज के क्यू बाय 2r इंटू क्यू। देख लीजिए, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द इनर शेल multiplied by the charge which we are moving from infinity to the outer shell। बिल्कुल सही है। तो दिस टर्म इज इंटरैक्शन 1, ये जो टर्म है ये इंटरैक्शन का है। तो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे देखना है कि आप एक को ऑलरेडी फ्रेम कर लो, अब जब दूसरे को बनाओगे तो जो अंदर वाला शेल है वो वहां पर क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय आप कितने चार्ज को ला रहे हैं। सिंपल है, सिंपल है, बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे कैसे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर यहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रिजल्ट्स को मैच करूँ तो आपको एज इट इज रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि हमने पहले पीछे भी डिराइव किया है। तो यहाँ से आप देखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, मतलब ये दोनों टर्म मिलकर क्या बन रहे हैं, ये दोनों टर्म मिलकर बन रहे हैं के क्यू स्क्वायर बाय r और एक है के क्यू स्क्वायर बाई 4r। तो यहाँ पर भी देखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 4r और के क्यू स्क्वायर बाय
आर, मतलब बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट आपको दोनों जगह से देखने को मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट सेल्फ एनर्जी एंड इंटरैक्शन एनर्जी इज। इस तरह से आपको सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी के थ्रू भी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थिक शेल के लिए भी हम देखते हैं कि कैसे सेल्फ एनर्जी इंटरैक्शन एनर्जी के थ्रू आप टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है। अब देखिए सिर्फ इस पे मैंने चार्ज दिया है, सिर्फ इस पे मैंने चार्ज दिया है और सिर्फ इस पे चार्ज देने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ कि यहाँ पर माइनस क्यू आ गया। चलिए मैं इस माइनस क्यू को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ और क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके अगले स्लाइड पे ले चलते हैं। तो इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे क्या आ गया, प्लस क्यू। तो आपको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा उस वक्त सारे सरफेस पे चार्ज देखना होता है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पर आप यूज कीजिए सेल्फ एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, और एक बार आप यूज कीजिए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के थ्रू तो बहुत आसान है लिखना। अगर एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए मैं एनर्जी लिखूं, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए अगर लिखूं तो बहुत आसान है। यहाँ पर जो फील्ड है वो इसका ही है और इसका फील्ड अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो अगर मुझे आर से 2r के बीच की एनर्जी लिखनी है तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर इनिशियल विच इज 1 बाई आर, आर फाइनल इज 1 बाई 2r। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म ये हो गया बिटवीन इसके बीच में r से लेकर 2r के बीच में, दूसरी टर्म कौन सी बनेगी, दूसरी टर्म बनेगी जो आपका बाहर फील्ड है वहां पर एनर्जी। तो इस जगह पर तो फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका फील्ड कहां से कहां तक है, 4r से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो क्या लिखेंगे, और किसका फील्ड है, जो बाहर पे प्लस क्यू आया है उसका फील्ड है। इस वजह से के क्यू स्क्वायर बाय 2, ये टर्म तो आपका रहता ही है। अगर क्यू यहाँ पर 2q होता तो 2q स्क्वायर करते, और साथ में आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, आर इनिशियल है 1 बाई 4r माइनस आर फाइनल विच इज इन्फिनिटी। सो ये कहाँ से है, बिटवीन 4r टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब फील्ड आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म पर हो। उसकी वजह से ही हमने सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट पे आए थे और याद कर रहे हैं, अदरवाइज बार बार इंटीग्रेट करेंगे जिसका कोई फायदा नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ से एंड रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है। एंड रिजल्ट अगर लिखें, फोकस करते हुए अगर एंड रिजल्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r, के क्यू स्क्वायर बाय 4r, और फिर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 8r, और फिर यहाँ पर 0। देख सकते हैं ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ से फर्दर सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ से फाइनली देखें तो मैं लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव वाले टर्म है, एक नेगेटिव वाले टर्म है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेते हैं। तो फिर इसमें इंटू 2 करेंगे, इसमें इंटू 2 करते हैं तो नेगेटिव का एक टर्म रह जाना है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव का एक टर्म रह जाना है। तो ओवरऑल पॉजिटिव वाले टर्म को देख लेते हैं तो क्या बन रहा है, या फिर यहाँ पर एज इट इज छोड़ दें क्या, फिर बाद में चेक कर लेंगे। जो हमारा सेल्फ इंटरैक्शन से रिजल्ट आएगा उसके थ्रू चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज यू टोटल, फिलहाल के लिए यू टोटल यहाँ पर ही छोड़ते हैं। चलिए अब सेल्फ और इंटरैक्शन से देखें क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे सीखना, बिकॉज आगे के सवाल बिना इसे सीखे तो काम चलेगा नहीं। तो सेल्फ और इंटरैक्शन से सीखते हैं नाउ। तो ये माइनस क्यू हो गया विदाउट एनी डाउट, और यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, बाहर पे चार्ज प्लस क्यू आ गया। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये चार्जेस कैसे आ रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा प्लस क्यू इधर आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, पहले यू सेल्फ,
प्लस यू इंटरैक्शन, दिस विल बी यू टोटल, ये यूज कर रहे हैं अब यू सेल्फ। अब सारे शेल जो हैं वो अलग अलग रेडियस के हैं और सारे अलग अलग सरफेस पे शेल पे अलग अलग चार्ज है, तो 3 सेल्फ आएंगे। अंदर का भी एक शेल्फ आएगा, इस इनर वाले का स्फीयर जैसा भी शेल्फ आएगा, बिकॉज उस पर भी नेट चार्ज है और रेडियस इसका और इसका अगर रेडियस सेम होता तो नेट चार्ज देखते, बट यहाँ पर रेडियस अलग अलग है तो उनको आपको 2 अलग अलग स्फीयर की तरह देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले अंदर वाले शेल का सेल्फ लिखिए, क्या लिखेंगे, KQ² / 2 r प्लस बाहर वाले का लिखिए KQ² / 2 4 r। देखिए KQ² / 2 4 r। और तीसरा टर्म देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंटली समझिएगा। नेगेटिव चार्जेस हैं तो क्या नेगेटिव सेल्फ एनर्जी होगी? नहीं, सेल्फ एनर्जी क्या है, खुद के चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब नेगेटिव चार्ज है, आप नेगेटिव ही चार्ज ला रहे हो तो वर्क तो आपको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा ना। क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज भी तो वैसे ही रिपेल करेंगे जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, तो वर्क आपका अगेन पॉजिटिव आएगा। सेल्फ एनर्जी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर 2 चार्ज नेगेटिव है तो के, अपन तो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव है, तो KQ² / 2 × 2 r। तो ये आपके तीनों सेल्फ हो गए और साथ में आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इंटरैक्शन। तो पहला इन दोनों का इंटरैक्शन, फिर इसका यहां पर इंटरैक्शन इस सरफेस के साथ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन। 3 इंटरैक्शन टर्म भी आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा वो 3 इंटरैक्शन टर्म क्या है। इंटरैक्शन के लिए क्या करना होता है, एक की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल और जितना चार्ज है उस सरफेस पे वो लिख लेंगे। बिकॉज आइडिया क्या है वो आप समझ रहे हैं ना, आइडिया सिर्फ ये है कि आपको वर्क लिखना है कि क्या वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट यहां तक चार्ज को लाने के लिए, इस प्लस Q चार्ज को लाने के लिए क्या वर्क करना पड़ा, इसने यहां पर जो पोटेंशियल बनाया, इसने यहां पर क्या पोटेंशियल बनाया, इसने पोटेंशियल बनाया KQ और डिस्टेंस है बाय 4r, दिस इज द पोटेंशियल। और आपने उस सरफेस पे कितने चार्ज डाले, Q। तो एक इंटरैक्शन टर्म। दूसरा, इसने अंदर वाले सरफेस पे क्या पोटेंशियल बनाया है, KQ और साथ में बाय 2r। और आपने कितने चार्ज को लाए, -Q क्यों, बिकॉज आपको पता है कि जब आप इस -Q चार्ज को इसके फील्ड के अगेंस्ट नहीं लाना पड़ेगा, वो खुद से आएगा। इस वजह से जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है। ये आइडिया आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और तीसरा टर्म क्या है सर, अब इनका इंटरैक्शन, मतलब इसने जो फील्ड बनाया, इसके फील्ड के अगेंस्ट आप अगर इस Q चार्ज को ला रहे हो, इस Q चार्ज को इसके फील्ड पे यहाँ इंफिनिटी से यहाँ पर ला रहे हो, तो क्या वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसने जो फील्ड बनाया वो KQ/r² वाला ही फील्ड बनाया है, तो इसका जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे वो लिख लेते हैं, जिस भी 2 पॉइंट के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसने क्या पोटेंशियल क्रिएट किया है इस पॉइंट पे, इसने पोटेंशियल क्रिएट किया है -KQ/4r, दिस इज द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय इट, मल्टीप्लाइड बाय कितने चार्ज को ला रहे हो, Q चार्ज को ला रहे हो। तो these are the 3 terms of U interaction। ये 3 इंटरैक्शन टर्म है। तो 3 इंटरैक्शन टर्म, 3 सेल्फ टर्म, ओवरऑल 6 टर्म्स, इनसे आपको नेट टर्म देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल ही हो गए, ये दोनों इंटरैक्शन कैंसिल हो गए, और साथ में एक ये नेगेटिव वाला टर्म बच रहा है -KQ² / 2r। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक KQ² + 2r वाला टर्म है, तो ये है किसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। देख लीजिए आपके पास ये 2 टर्म देखने को मिल रहे हैं, ये 2 टर्म आपके रिमेनिंग टर्म है और यही एनर्जी है।
ये दोनों टर्म ही रिमेनिंग टर्म्स हैं और यही एनर्जी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं KQ²/8R और KQ²/4R, ये आपके दो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चेक कर लीजिए, KQ²/8R और KQ²/4R। अगर मैं इन्हें सॉल्व कर लूँ तो आप क्या देखेंगे, इसमें इंटू 2 कर लूँ, इसमें 2 कर लूँ, तो आप देखेंगे KQ²/4R का एक टर्म है, ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, KQ²/4R, और प्लस ये कौन सा टर्म है, KQ²/8R। मतलब अगेन आपका U फाइनल जो आ रहा है वो बिल्कुल एज इट इज दोनों मेथड से सेम आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी यार, एक चीज़ अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप, मैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर हम डील करना चाहेंगे कि जो भी अभी हमने सीखा है उसको हम प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करेंगे। वो चले, यहाँ पर 2-3 प्रॉब्लम्स रखा है हमने और उसकी मदद से सीखेंगे कि प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला एक बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन, कॉमन इलस्ट्रेशन मैंने लिया है, देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 3 shells आर कनेक्टेड carrying Q1, Q2 and Q3 charge and of radii A, B and C respectively. A, B, C respectively radius के हैं, Q1, Q2, Q3 charges रखे हैं। If the middle shell expands from radius B to B dash, which means the middle shell expands from B to B dash, where B dash is less than C, find the work done by electric field in the process. Work done by the electric field is nothing but the negative of change in the potential energy. आपको ये बात बहुत पहले से बताई गई है कि work done by the conservative field is nothing but negative of change in potential energy. And here potential energy comprises of 2 terms, U self प्लस U इंटरैक्शन। तो टोटल एनर्जी है एक तरह से ये, तो टोटल एनर्जी के चेंज का आपको नेगेटिव करना है, दैट विल बी दी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस। तो आपको सिंपली क्या करना है, वर्क डन अगर लिखना है तो U इनिशियल माइनस U फाइनल लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वर्क लिखना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो आपको U इनिशियल माइनस U फाइनल करना होगा। मतलब पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी रह गई, दोनों का माइनस ही आपको यहाँ पर सिंपली करना है। तो अगर मैं यहाँ पर फिगर साथ में लूं अपने, तो देखिएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। समझते हैं। तो सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस लिखना है, तो आप एनर्जी तो आप लिख ही लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इनिशियल एनर्जी लिखकर बताइए। 2 अप्रोचेज है, या तो एनर्जी अप्रोच या तो सेल्फ इंटरैक्शन। ऐसा करते हुए चलिए मैं सेल्फ इंटरैक्शन से लिखूं, तीनों का सेल्फ बनाएं पहले, तो Q1²/2A प्लस Q2²/2B प्लस Q3²/2C। सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किए? नेट चार्ज नहीं बदलेगा ना, अगर पतले शेल हैं तो नेट चार्ज इज इम्पॉर्टेंट, और नेट चार्ज आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेट चार्ज सरफेस पे नहीं बदलेगा। तो ये 3 सेल्फ के टर्म हो गए, प्लस इंटरैक्शन के 3 टर्म्स, तो इसका इससे इंटरैक्शन, इसका इससे इंटरैक्शन, इसका इससे इंटरैक्शन, फिर इसका ही इससे इंटरैक्शन, फिर इन दोनों का इंटरैक्शन। मतलब 3 इंटरैक्शन के टर्म है। इंटरैक्शन कैसे लिखते हैं? इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि बाहर वाले सरफेस पे अंदर वाले सरफेस के साथ अगर इंटरैक्शन देखना है तो इसके फील्ड को सिर्फ देखो और इसके फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से बाहर वाले सरफेस पे चार्ज को डालने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा है, दैट इज द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू। और अगर ये वर्क निकालना है तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी वजह से यहां पर क्या पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल था, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जितने भी चार्ज को आप ला रहे हैं।
सिंपल। अच्छा, तो फिर इसकी वजह से यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, इसकी वजह से मैं इंटरैक्शन टर्म लिख रहा हूँ, तो पहले मैं 1 और 3 का लिख रहा हूँ। तो U13 क्या बना, K Q1 by C, दिस इज द पोटेंशियल K Q1 by C। जैसे कि यहां पर लिख रहे थे, देखिएगा पोटेंशियल का टर्म लिख रहे थे डिस्टेंस को देखते हुए पोटेंशियल, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे हम उसके हिसाब से चार्ज से। उसी तरह यहाँ पर भी चेक करना है, देखिएगा ये हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल C डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे तो जीरो ही है, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। किस चार्ज को ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, उस पर Q3 चार्ज डाले हैं, तो Q3 एक टर्म प्लस इसका इसकी वजह से, तो इसने यहां पर क्या पोटेंशियल बनाया है, K Q1 बाय B मल्टीप्लाइड बाय द टर्म, उस पर कितना चार्ज डाले हैं, Q2 नेट चार्ज। लास्ट अब इनके आपस का इंटरैक्शन, तो इनके इंटरैक्शन को अगर देखना है तो इसने यहाँ पर क्या पोटेंशियल बनाया है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय इस पे कितने चार्ज को लाए हैं, तो इसने यहाँ पर पोटेंशियल बनाया है K Q2 बाय C मल्टीप्लाइड बाय Q3। तो दीज आर दी 3 इंटरैक्शन टर्म, दीज आर दी 3 सेल्फ टर्म, और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगी। और जब रेडियस एक्सपैंड हुआ तो कौन सा टर्म बदला सर, इसी को एक्सपैंड करके B डैश पे आ जाना है, समझ रहे हो, फाइनली क्या हुआ है, यही B डैश पे आ गया है, तो ये टर्म एक चेंज होगा, चार्जेस वगैरह तो बदले नहीं है, ये एक टर्म चेंज होगा और साथ में ये एक टर्म चेंज होगा, बस 2 टर्म में ही तो चेंजेस हैं, तो फिर आप U फाइनल भी इसी तरह से निकाल लीजिए, इसको एक नया सिस्टम बनाते हुए, इंस्टेड ऑफ B राइट B डैश एंड देन U इनिशियल माइनस U फाइनल विल बी दी टोटल वर्क। क्लियरली समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको एनर्जी अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। सवाल आप देख सकते हैं कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये एक अच्छा सवाल है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए, और इसका आपको स्टेटमेंट ये देखने को मिल रहा है, और इसका सल्यूशन आपको हमारे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 36 पे मिलेगा। एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 36 पे मिलेगा, एक बार जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन में स्क्वायर मिसिंग है तो स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं, सब पे एक स्क्वायर लगा लो, ठीक है। आप इसको एक बार जाकर चेक कर लीजिए, चेक कहाँ पर करना है, एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 36 आपको आई बटन में ऊपर देखने को मिल जाएगा, इसका लिंक आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रही है जो भी बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ स्फीयर। तो आपको इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखना आ गया है। अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं अपने, विच इज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो हम देख चुके हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ स्फीयर देखेंगे। अभी तक हम सेल्फ एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना सीख गए, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर इतनी बातें हम समझ गए तो अब हम इंटरकनेक्शन ऑफ स्फीयर्स को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, साथ में अर्थिंग को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब सारे एप्लीकेशन पीछे हमने जो भी चीज़ें सीखी है उसके ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ स्फीयर। तो इंटरकनेक्शन का मतलब है कि कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स with कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर के साथ 2 कंडक्टर को अगर आप जोड़ देते हैं
तो इन दैट केस यू विल से कि आपने इंटरकनेक्शन किया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरकनेक्शन पे भी अच्छे सवाल करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरकनेक्शन कैसे करना है। फिर अगली क्लास में अर्थिंग के बारे में बात कर लेंगे, और जैसे ही हम अर्थिंग इंटरकनेक्शन अच्छी तरह से सीख गए तो फिर उनके मिक्स वाले सवाल जो होते हैं वो भी हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत वाइड चीज़ है ये, बट बहुत एक ही चीज़ से अलाइंड है। अगर आप अच्छी तरह से प्रीवियस नॉलेज को रखते हैं तो आगे की चीज़ों में कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप देखिएगा हम इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, जिससे कि आप खुद से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इंटरकनेक्शन पे। इंटरकनेक्शन पे एक शेल मैंने ऐसा बनाया, एक शेल ऐसा बनाया मैंने, दूसरा शेल मान लो मैंने यहाँ पर बनाया, और अभी मैंने एक सबसे सिंपल एग्जांपल इसमें जो हो सकता था वो लेने की कोशिश की है। और मानिए इसमें आपने क्यू चार्ज दिया और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज है, और इनिशियली इनके बीच में नो इंटरैक्शन बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। तो ये बड़े डिस्टेंस में आपस में सेपरेटेड हैं, बट दे आर कनेक्टेड with each other with a wire, but initially the switch of the wire was open। जो स्विच था वो ओपन था, इस वजह से इनिशियली इसको अनचार्ज रखे थे, इसका रेडियस कुछ R2 रख रहा है हमने, और इसका रेडियस कुछ R1 रखा है। अब क्या बोला जा रहा है कि आपको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कमेंट करना है। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कमेंट कीजिए जब स्विच एस क्लोज हो जाएगा। दैट इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वही पूछा गया है हमारे क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है? फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन find final charge distribution कब? when S is closed। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी दो चीजें एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ध्यान से समझिएगा, दिस इज द पॉइंट विच will always be applicable when the two conductors are interconnected। और वो पॉइंट क्या है? if two conductors are connected by a conducting wire, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है? बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया है। उसका एक एंड इससे लगा है, एक एंड इससे लगा है, मतलब जो भी एंड उसके साथ कनेक्टेड होगा उसका जो पोटेंशियल है और इसका जो एंड यहाँ पर कनेक्टेड होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होने वाला है। और मुझे पता है कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और इस पोटेंशियल के भी आपस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर इसके दो कॉमन पॉइंट के पोटेंशियल अगर सेम हो गए, मतलब इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल और इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। ये लॉजिक अपने दिमाग में होना चाहिए। मतलब क्या समझ में आया कि अगर दो कंडक्टर को आप इंटरकनेक्ट करते हैं तो फिर उनके बीच में चार्जेस फ्लो होंगे, और कुछ इस मैनर पे चार्जेस फ्लो होंगे कि फाइनली दोनों पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आएगा कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम देखने को मिले, फाइनली पोटेंशियल दोनों का सेम देखने को मिले। तो हमें कंसेप्ट क्या याद रखना है? हमें कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, जब दो कंडक्टर इंटरकनेक्ट होंगे, देन चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम, देन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज among them in such a way that final potential of both conductor
will become same। यही है इंटरकनेक्शन का लॉजिक, और इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है इंटरकनेक्शन के किसी भी सवाल पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला एप्लीकेशन है। तो चलिए यूज़ करते हैं अब इसे। अब यूज़ करने में क्या परेशानी है, तो ये मेरे पास कंडक्टर हुआ, और इस कंडक्टर पे देखो, जैसे ही मैं इसे क्लोज करता हूँ तो मुझे पता है कि ये हायर पोटेंशियल पे था, ये हायर पोटेंशियल पे था, और ये लोअर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था। मतलब इसके पोटेंशियल को बढ़ाना है और इसके पोटेंशियल को घटाना है, मतलब इससे चार्ज निकलने शुरू हो जाएंगे, इससे चार्ज निकलने शुरू हो जाएंगे। चार्ज निकले और निकलते हुए फाइनली क्या देखने को मिला, फाइनली देखने को मिला कि इस पे कुछ चार्ज Q1 आ गया, इस पे कुछ चार्ज Q1 आ गया, और इस पे चार्ज कुछ Q2 आ गया। ये फाइनल स्टेज है, सेम पोटेंशियल, फाइनली सेम पोटेंशियल हो गए। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये क्या था, इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियली था, ये इनिशियली था, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो सिर्फ खुद की वजह से है। क्यों? बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, इस वजह से एक दूसरे के पोटेंशियल पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल और इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गया। इसका पोटेंशियल क्या है, V विल बी के Q1 बाय R1, इसका V क्या हो गया, के Q2 बाय R2, और यहाँ से हमें पता है सिंस पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब के Q1 बाय R1 दिस शुड बी इक्वल्स टू के Q2 बाय R2। दिस इज रिलेशन नंबर 1। ये पहला रिलेशन हुआ, रिलेशन नंबर 1। अब देखिएगा दूसरे रिलेशन पर आते हैं, दूसरे रिलेशन पर आते हैं। दूसरे रिलेशन पे मुझे पता है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है वो और एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट तो नहीं किए ना, कहीं से जनरेट कोई एक्स्ट्रा चार्ज डाला है क्या इस पे सिस्टम पे, नहीं। जो भी चार्जेस आए हैं वो क्या है, खुद के ही चार्ज इधर उधर हुए हैं, तो आपस में ही इंटर चार्ज का एक्सचेंज हुआ है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पर एक कंसेप्ट तो ये याद रखना है, साथ में हमेशा इंटरकनेक्शन पे याद होना चाहिए कि प्लस द नेट चार्ज द सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ इनिशियल चार्ज on the two conductor will be equals to sum of final charge। मतलब इनिशियली जो दोनों पर चार्ज था फाइनली में भी दोनों का सम वही होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ Q1 plus Q2 is equals to Q। So this is the relation number 2. We have two variables and have two equation. Then we can solve these two equation to get the value of Q1 and Q2 in terms of Q, and that will be your final answer. समझ में आया होगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस सवाल के थ्रू, इस सवाल के थ्रू क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये इसका ईजीएस्ट वर्जन था। अब हम थोड़े से प्रॉपर क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर इंटरकनेक्शन कर रहे हैं इन कंसेंट्रिक शेल पे, कंसेंट्रिक शेल पे इंटरकनेक्शन करके देखते हैं, समझते हैं क्या चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। इस कंसेंट्रिक शेल पे इंटरकनेक्शन अगर किया जाए तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो बहुत आसान है ये समझना, बहुत आसान है। देखिएगा कैसे, बिकॉज पहले ये स्विच ओपन था, हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एस इज क्लोज्ड। फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when S is closed। आपने इनिशियली सिर्फ अंदर पे चार्ज Q दिया था और फिर जो
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो बात की चीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनली जब एस क्लोज हो जाएगा तब क्या होना है। चलिए इसको अगले पेज पर ले चलते हैं और दोनों फिगर को वन बाय वन बनाते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। व्हेन एस वाज नॉट क्लोज्ड, इन दैट केस व्हाट वाज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अस? तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वाज समथिंग लाइक दिस. There will be some negative q charge and there will be some positive q charge on the outermost surface. Is it clear to everyone? होना चाहिए ऐसा। ये था when S was not closed, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम देखना चाह रहे हैं when S is closed, जब S को क्लोज कर दिया गया है उस वक्त कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। when S is closed, तो अब देखिएगा जब S को क्लोज कर दिया गया है उस केस में ध्यान से अगर हम बात को सोचें तो मुझे ये आइडिया लग रहा है यहाँ से कि S को जब क्लोज कर दिया है हमने, तो इन दैट केस हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज होगा। तो हमें याद रखना है कौन से दो कंडक्टर को कनेक्ट किए, इन दो को, मतलब इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V है। आफ्टर इंटरकनेक्शन दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है विच मीन कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो as potential difference is zero between these two point A and B. A और B के बीच में कोई भी फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो अगर यहाँ से यहाँ फील्ड नहीं रह सकता, अगर यहाँ से यहाँ फील्ड नहीं रह सकता मतलब अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकते। अगर फील्ड जीरो है इसका मतलब नो चार्ज कैन रिसाइड ऑन द इनरमोस्ट स्फीयर। इनरमोस्ट स्फीयर पे कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर सकते। कारण आप समझ रहे हैं, बिकॉज अगर चार्ज आ गया, मान लो छोटा मोटा चार्ज भी आ गया, तो उसने फील्ड बनाना है और उसके ऑपोजिट यहाँ पर माइनस क्यू आ जाना है, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने आपसे ये समझ लिया कि अंदर वाले पे चार्ज जीरो ही बनेगा। इस पे जीरो बना मतलब यहाँ पर भी क्या बना, जीरो। तो जो भी चार्जेस हैं वो कहाँ पर चले गए। अब मुझे पता है नेट चार्ज इनिशियल एंड नेट चार्ज फाइनल विल नॉट गोइंग टू बी चेंज एंड देयरफॉर इनिशियली नेट चार्ज ऑन दिस वाज plus q and initially net charge on this outer shell was 0, so net sum was q and now both the inner surface is conceding zero charges on it, therefore the overall charge that is q will be present on the outer surface only, which means final charge distribution, if we look at the final charge distribution, then we can clearly say that the overall final q charge will be here. So this is the final distribution. और अगर आपसे यहाँ पर सवाल में पूछ लें ये इनिशियल था, ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आफ्टर क्लोजिंग ऐसा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे पूछ ले कि इस प्रोसेस में क्या हीट डेवलप हुआ, इस प्रोसेस में अगर स्विच को क्लोज किए तो क्या हीट डेवलप हुआ, तो आपको सिर्फ क्या सोचना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट यूज करना है कि इफ यहाँ पर आपसे पूछ ले इफ हीट लॉस, हीट जनरेटेड, इफ हीट जनरेटेड इज आस्क्ड, अगर हीट क्या जनरेट हुआ है अगर ये पूछा गया है तो आपको क्या बस देखना है कब हीट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। क्लोजिंग के बाद अगर आपको हीट जनरेटेड पूछा गया है तो सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए, क्या U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी प्लस वर्क डन बाय द एजेंट, दिस शुड बी U फाइनल प्लस हीट। देख लीजिए
ये एक्सप्रेशन तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इधर कैपेसिटर, इधर एनी अदर केसेस, बिकॉज यहाँ पर आपके पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, बैटरी वर्क कर सकता था, बैटरी है नहीं, एजेंट कोई था जो वर्क कर सकता था, किया नहीं किसी ने वर्क, सिर्फ आपने स्विच को क्लोज किया, तो यू फाइनल आपके पास कुछ एनर्जी था, किसी ने कोई वर्क नहीं किया, फाइनल कुछ एनर्जी बचा, और जो एनर्जी चला गया वो एनर्जी क्या हो सकता है, हीट। अगर यू फाइनल कम हो गया है तो बचा हुआ जो चला गया है दैट इज विल बी हीट। और अगर आपको हीट निकालना है तो इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट विल बी दी हीट। एनर्जी कैसे निकालेंगे, सेल्फ प्लस इंटरेक्शन, इधर सेल्फ प्लस इंटरेक्शन कर लो या फिर एनर्जी डेंसिटी वाले मेथड से भी आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? ये हो जाना चाहिए यार, बहुत स्मूथ चल रहा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे हमें इसके साथ डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस एक सवाल को भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। बहुत आसान सा सवाल है अगर आप देखें, बट एक बार आप इसको वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई दीजिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग हो सकता है कुछ उसके अंदर, एंड फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक ट्राई वगैरह कर लिए होंगे आप। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके सोल्यूशन को देखते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, उससे फिर सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है फिगर शोज 3 concentric spherical conductors A, B, C of radii R, 2R and 4R. A and C are connected by a conducting wire and B is having a uniform charge plus Q. Based on the above paragraph, answer the following questions. तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। उसमें सबसे पहला पार्ट क्या क्या आंसर करना है एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपको क्या आंसर्स करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताना है, चार्ज ऑन द कंडक्टर ए QA एंड C इज QC। तो QA और QC की वैल्यू, QA और QC की वैल्यू, और फिर इसके बाद फिर हमें बताना है पोटेंशियल वगैरह ए पर क्या है, पोटेंशियल बी पर क्या है। बहुत आसान होगा, ये बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं। 3 शेल बनाए, 1 2 2 एंड द थर्ड वन। देखिए बहुत बड़ा फिगर बन रहा है, छोटा कर 1 2 एंड 3, 2 को भी छोटा कर। आई थिंक नाउ इट इज परफेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ रेडियस वगैरह आपको पता है, एक का R है, एक 2R है और एक 4R है। ऐसे 3 रेडियस है, R 2R 4R, R 2R और 4R, ये 3 रेडियस बताए गए। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, R 2R और 4R। अच्छा, और बोला गया है इसमें कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस Q का हमने डाला हुआ है, इस पे एक प्लस Q चार्ज डाला हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q। ठीक है, अब देखिएगा फाइनल चार्ज वगैरह पूछ रहे हैं इसमें हमें कि कैसा होगा, और बोला गया है कि A और C आपको एक वायर से कनेक्टेड भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब A और C के बीच में एक कनेक्शन भी है, ऐसा इंटरकनेक्टेड है, ये A और C इंटरकनेक्टेड है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिएगा A और C में पहले कोई चार्ज नहीं था, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस क्या है, देखिएगा कुछ पॉइंट है जो कि हमें दिमाग में रखने हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि की फर्स्ट शेल एंड लास्ट शेल, मतलब दो जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं,
इनमें Q इनिशियल, सम ऑफ Q इनिशियल वॉज 0। इनका जो चार्ज का इनिशियल सम था वो 0 था, मतलब फाइनल सम भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज देयर फाइनल सम, दिस शुड ऑल्सो बी 0। फाइनल Q सम भी 0 होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये समझ में आया। तो अब देखेंगे आप, जैसे आप इसको इंटरकनेक्ट किए हैं तो आपको पोटेंशियल 0 करना है। पोटेंशियल 0 करना है, किस पॉइंट का पोटेंशियल 0 करना है, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। पोटेंशियल 0 मतलब 0 क्यों, सेम करना है, पोटेंशियल सेम करना है, 0 बोलने का ज़रूरत नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम करना है, 0 नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो अगर पोटेंशियल सेम करना है तो क्या आइडिया है, यहाँ से चार्जेस बाहर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से चार्जेस बाहर की तरफ जा सकते हैं। कैसे बोल रहा हूँ मैं ये, बिकॉज मुझे पता है कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो खुद की वजह से भी पोटेंशियल है, खुद की वजह से भी पोटेंशियल है, और जो भी चार्जेस आएंगे उसका ही जस्ट नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज बाहर वाले की तरफ आएगा, क्योंकि इन पे नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। तो अगर मान लो इसमें प्लस Q1 चार्ज आ जाता है तो इस पे नेट चार्ज माइनस Q1 का बनेगा, इस पे नेट चार्ज माइनस Q1 का बनेगा। अब इस पे जो पोटेंशियल बाहर पे आ रहा है और इस पे जो पोटेंशियल अंदर पे आ रहा है, तो इन दैट केस अगर इस पे प्लस Q1 बनता है और इस पे माइनस Q1 बनता है, तो फिर आप एनालाइज कर सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसकी खुद की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ1/R, खुद की वजह से। बाहर वाले की वजह से आया है K, इस पे जो भी चार्ज है Q/2R, उसके सरफेस पे जो है वो अंदर भी क्रिएट करेगा, और साथ में प्लस माइनस KQ1 बाय बाहर जो है दैट इज 4R। ये किसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल, ऐसा बनता। और अब मैं अगर इस पे पोटेंशियल लिखूं, इस पे पोटेंशियल लिखूं तो माइनस KQ1/4R खुद की वजह से, इसकी वजह से क्या कंट्रीब्यूशन है, KQ/4R which is less than this, which is less than this, और साथ में प्लस अंदर वाले की वजह से KQ1/4R, KQ1/4R। और अगर आप इन दो को कंपेयर करो तो अगेन ये वाला टर्म छोटा है, तो ये कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, ये टर्म दोनों के लिए सेम है, ये कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ज़रूर अंदर वाले पे नेगेटिव बनना पड़ेगा। अगर अंदर वाले पे नेगेटिव बन जाता है तो देखो यहाँ पर मोर नेगेटिव टर्म एंड दैट विल बी दी पॉजिटिव टर्म। इन दैट केस ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज ये किसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल आएगा, और इसमें ये टर्म पॉजिटिव बनेगा, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा हो गया, और साथ में ये वाला टर्म में ज़रूर ये बड़ा है, तो आपस में कंपनसेट हो सकते हैं, तब जाकर पोटेंशियल सेम हो सकता है। इसका मतलब मैं एनालाइज करके ही बोल सकता हूँ कि अंदर वाले पे चार्ज ज़रूर नेगेटिव बनना चाहिए, अंदर वाले पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, अदरवाइज काम नहीं हो सकता, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अंदर वाले पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन आप पहले ही देखकर एलिमिनेट कर सकते हो आइडिया से, लॉजिक से, बट फिर भी हमें पूरे सल्यूशन पर आगे बढ़ना है, जिसमें मैं आगे ज़रूर आपको अभी कर दिखाने वाला हूँ कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, फिगर को अपने साथ रखते हैं, शेल का जो बनाए हैं 1 2 एंड फिर यहाँ पर 3, और इसमें आपस में इंटरकनेक्शन किए, इस पे प्लस Q चार्ज को रखें। तो आइडिया लग गया, पहला आइडिया तो लग गया कि चार्ज कैसे जाने हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो जस्ट इस पे नेगेटिव ही चार्ज आने हैं, इस पे नेगेटिव आने, और सेम तो आएंगे नहीं, सेम आ सकते हैं, दोनों पे नेगेटिव आना चांस नहीं है, दोनों पे नेगेटिव आ नहीं सकते। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डी वाला ऑप्शन ही तो सही दिख रहा है, फिर इस हिसाब से अगर देखें तो, बट ठीक है, फिर भी एक बार हम चेक करेंगे, डी भी हो सकता है, और नेगेटिव QC पे नेगेटिव होगा नहीं, यहाँ पर ये है, ये छोटा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे छोटे चार्ज आ जाए,
ठीक है, नेट चार्ज पूछ रहा है, तो नेट चार्ज तो दोनों सरफेस पे इक्वल ऑपोजिट ही आएंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको सॉल्व कर कर देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। दो मैंने आपको एलिमिनेट करना ऑलरेडी सिखा दिया है। तो सबसे पहला काम होगा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज रखा, मैंने यहाँ पर माइनस Q1 मान लिया। तो अगर यहाँ पर माइनस Q1 मान लिया तो बाहर पे प्लस Q1 हो गया। ये मैं नेट लिख रहा हूँ, ये नेट लिख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर देखें तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, माइनस Q1 तो प्लस Q1, यहाँ पर हो गया Q प्लस Q1, यहाँ पर हो गया माइनस Q माइनस Q1, सॉरी Q माइनस Q1, यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ Q माइनस Q1, और यहाँ पर हो गया आपका प्लस Q माइनस Q1 और प्लस Q1। ये प्लस Q1 कौन सा, जो कि इधर से आया है, प्लस Q1 नेट इसमें बनना था जो कि अंदर से आया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगा कैसे किया गया है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है तो फिर अब पोटेंशियल को इक्वेट करना है, बिकॉज मैंने एक वेरिएबल तो कम कर दिया। कौन सा कंसेप्ट यूज करते हुए कि नेट चार्ज दोनों पर अभी भी जीरो होना चाहिए, उसका इक्वेशन बना चुके हैं, सिर्फ पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। देखिएगा क्या लिखेंगे, के माइनस KQ1 बाय इसका जो भी रेडियस है, इसका रेडियस इज R, ये खुद की वजह से पोटेंशियल, इस पे नेट चार्ज तो Q है तो KQ बाय 2R, बिल्कुल ठीक है, प्लस बाहर वाले ने बनाया KQ1 बाय 4R। दिस इज द पोटेंशियल एट A। अब पोटेंशियल एट B, सॉरी पोटेंशियल एट C पे खुद की वजह से KQ1 बाय 4R प्लस C पर अंदर वाले की वजह से माइनस KQ1 बाय 4R प्लस KQ बाय 4R। देख लीजिए, ये पोटेंशियल आ गया VC, ये पोटेंशियल आ गया C पर। चेक कर लीजिए एक बार, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां से अगर देखें, ये किसकी वजह से हो गया, ये वाला टर्म, दिस टर्म इज ड्यू टू ओन चार्जेस, खुद की वजह से पोटेंशियल, ये हो गया अंदर वाले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, और फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो दैट विल बी द नेट पोटेंशियल। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल KQ बाय 4R, आउटसाइड पॉइंट है बिकॉज। अब देखिएगा ये दोनों मैंने ऐसा कैंसिल किया, तो यहाँ से जो भी रिलेशन बन रहा है इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। देखिएगा ऐसा कॉपी करने के बाद रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ से मैं लिखूंगा कि माइनस KQ1 बाय R प्लस KQ बाय 2R प्लस KQ1 बाय 4R इज इक्वल्स टू KQ बाय 4R। तो इसे मैं इधर से इधर भेजता हूँ, इधर से इधर भेजता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस KQ1 बाय R प्लस KQ1 बाय 4R, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस KQ बाय 4R। ऐसा बना। यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम लेने पर इंटू 4 कर दिया जाएगा, 4 और 4 माइनस 1 विल बी माइनस 3 KQ1 बाय 4R, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस KQ बाय 4R। मतलब यहाँ से अगर देखें तो K का टर्म कैंसिल, 4R कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो Q1 की वैल्यू आपको Q बाय 3 देखने को मिलने वाली है। Q1 इज Q बाई 3, मतलब अंदर वाले सरफेस पे चार्ज अगर देखें तो इधर पे माइनस Q बाई 3 फाइनल चार्ज अगर लिखूं तो माइनस Q बाई 3, और यहाँ पर फाइनल चार्ज प्लस Q बाई 3। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन ही सही हो गया था, वो मैंने पहले ही एलिमिनेट करना बता दिया था लॉजिकली। अब पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी अगर आपको चेक करना है तो ए पर पोटेंशियल आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी है, दिस इज द पोटेंशियल एट ए, दिस इज द पोटेंशियल एट ए, प्लीज चेक इट बाय योरसेल्फ। आप खुद से एक बार से चेक कर लीजिए, आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा पोटेंशियल एट ए। बस Q1 के बदले Q बाई 3 रख लीजिएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाने वाला है। Q1 के बदले Q बाई 3
आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा पोटेंशियल एट ए, एंड फिर पूछा गया है पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी अगर लिखना है, पोटेंशियल एट बी, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, खुद की वजह से। तो चलिए लिखते हैं, अंदर वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई थ्री उस पर चार्ज है, क्यू बाई थ्री इस पर चार्ज है, और इसका जो डिस्टेंस आउटसाइड पॉइंट है इस वजह से बाय 2r, डिस्टेंस है 2r, प्लस खुद की वजह से के क्यू बाई 2r, और बाहर वाले की वजह से के क्यू बाई 3, और डिस्टेंस है 4r। दिस इज पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी विल बी माइनस के क्यू बाय 6r प्लस के क्यू बाय 2r प्लस के क्यू बाय 12r। तो यहाँ से आप 12 को एलसीएम बना लीजिए, यहाँ पर हो गया -2 प्लस 6, और यहाँ पर हो गया +1, ऐसा हुआ बाई 12 इंटू के क्यू, तो बस हो गया, ये क्या बना 5/12 के क्यू। दिस इज द पोटेंशियल एट बी। तो देखिएगा 5/12, तो 5/12 1/4 पाई करूँगा तो शायद फिर से डी वाला ऑप्शन ठीक है। सी के लिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे किया है मैंने इस क्वेश्चन को। लास्ट एक क्वेश्चन को लेते हैं एंड फिर आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा क्या सवाल है, क्वेश्चन पे क्या बोला गया एक बार चेक कीजिए। ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज के इस क्लास का। तो क्या बोला जा रहा है, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r having a charge q is surrounded by a concentric conducting spherical shell of inner radius 2a and outer radius 3a। इनर रेडियस 2a एंड आउटर रेडियस 3a के साथ आपने एक थिक शेल बनाया है, ठीक है। आउटर रेडियस 3a एज शोन इन द फिगर। अच्छा, आउटर रेडियस 3a बोला गया है, इनर रेडियस 2a बोला गया है, चलेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज। तो जब स्विच को क्लोज किया गया है तो क्या हीट प्रोड्यूस किया गया है, ये पूछा है। क्या हीट प्रोड्यूस किया गया होगा, क्या आप कर लेंगे? क्या कर लेंगे? जब स्विच को क्लोज नहीं किए तो आपको पता है व्हेन ओपन, फिगर को साथ ले चलें, क्या बनाने से अच्छा है फिगर को साथ ले चलते हैं। देखिए ऐसा फिगर है, ये अपने पास फिगर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस ए है, हैविंग अ चार्ज क्यू सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस। इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, हैविंग अ चार्ज क्यू सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक शेल, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पे सिर्फ क्यू चार्ज है। तो देखिएगा क्या इस पे क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर -q और इसकी वजह से यहाँ पर +q। इनिशियली ऐसा था सिस्टम, जब स्विच ओपन था तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड था। एनर्जी लिख लेंगे आप यहाँ से, U इनिशियल लिख लेंगे, खुद का सेल्फ लिख लेंगे, और फिर इंटरेक्शन। जस्ट सिमिलर सवाल मैंने आपको थिक शेल के अंदर कराया है, वैल्यूज चेंज करते हुए, शायद 4r रेडियस लिया था मैंने। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, U इनिशियल निकाल सकते हैं, U इनिशियल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। U फाइनल निकाल पाएंगे क्या, सोचिए, U फाइनल निकाल पाएंगे। U फाइनल में क्या हुआ, स्विच क्लोज कर दिया गया। तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन द स्विच इज क्लोज, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब Q इस पे क्या हो गया, 0, इधर भी क्या हो गया, Q 0। मतलब जो भी टोटल चार्ज है Q, वो पूरा किधर आ गया, बाहर ही आ गया। जो भी टोटल चार्ज है वो पूरा किधर आ गया, बाहर ही आ गया। तो Q फाइनल विल बी Q, इस सरफेस में जो Q फाइनल है वो Q हो गया, अंदर कोई चार्ज नहीं रहे। तो यहाँ पर अगर U फाइनल देखें तो U फाइनल में आपको सिर्फ यहाँ पर फील्ड दिख रहा है, तो एक ही इसका पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ U सेल्फ बनेगा, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। यहाँ पर U फाइनल आप निकाल लीजिए।
अब यू फाइनल और यू इनिशियल आप जब निकाल सकते हैं तो फिर वही एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई एजेंट, यू इनिशियल कुछ एनर्जी था, इन्होंने वर्क किया और फिर जाकर आपका फाइनल एनर्जी यू फाइनल हो गया और जो भी बचा वो हीट है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से आप 0 0 रखिएगा। जैसे 0 0 रखते हैं तो यू इनिशियल वर्क डन जो हीट की वैल्यू होगी वो आपको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के इक्वल देखने को मिलने वाली है। क्या यहाँ से आप चेक कर लेंगे इसे, आपको ऑप्शन इसका जो आंसर है वो कुछ ये बताया गया है, आंसर कुछ ये बताया गया है। हो सकता है आंसर इधर उधर हो, शायद हो सकता है आंसर इधर उधर हो, बिकॉज शायद मैंने क्वेश्चन में से 4A देखा था, बट अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसका जो एक्चुअल आंसर होने वाला है वो बता दूंगा। दो शायद वो भी सही हो सकता है, कोई इसमें डाउट ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी मैंने बोला है आपको सिर्फ ये करना है, इसकी इनिशियल एनर्जी निकालिए, इसकी फाइनल एनर्जी निकालिए, दोनों को माइनस कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा और आज हमने इंटरकनेक्शन को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगेन आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि एंटायर फिजिक्स मेरे साथ कवर अप करें तो ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे कोर्सेज को जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो पर इतना ही, अगली वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।